हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेयू में लेकर आया हूं रोटेशनल मोशन का तीसरा लेक्चर। आपके रोटेशनल मोशन को आसान बनाने के लिए मैं इस लेक्चर को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मन लगाकर पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज बहुत दमदार तरह से समझ आएगी। सब मानते हैं कि 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की फिजिक्स का सबसे कठिन चैप्टर रोटेशनल मोशन है, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाए, एक बार आपको चैप्टर की फील आ जाए तो यह ऐसा चैप्टर है जो बहुत आराम से आपके जहन में उतर जाता है और बहुत लंबे समय तक बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। बस उसको थोड़ा उसी फ्रेम में रिलेट करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम सर। इसके पहले अभी हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर्स में बेसिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कवर किया है, पार्टिकल्स का और डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का। और मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको ये चार्ट बनवाया था और इसमें जितनी भी बॉडीज ड्रॉ हैं, हमने सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेराइव किया था। हर एक अच्छे बच्चे को जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसको ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूले सब बाई हार्ट याद रहने चाहिए। डेरिवेशंस की अच्छी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे सवाल जो हैं वो इन्हीं डेरिवेशन से उठकर बन जाते हैं जो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन डेरिवेशंस के पैटर्न पर बने हैं और जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशंस का जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था और इसके खूब सारे क्वेश्चंस लगाए थे। बट अब क्या है कि अभी उसी पोर्शन को हम रिकॉल करेंगे, उसी पोर्शन को रिकॉल करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ। इस लेक्चर का अगला पार्ट दैट इज टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2021 का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर अ बैडमिंटन रैकेट विद अ लेंथ स्केल एज शोन इन फिगर। इफ द मास ऑफ द लीनियर एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ द बैडमिंटन रैकेट आर सेम and the mass of the threads are negligible, the moment of inertia of the racket about an axis perpendicular to the handle and in the plane of the ring at r/2, distance from the end A of the handle will be। कितना mr स्क्वायर होगा? सवाल को इंटरप्रेट करें तो ये बात समझ आती है कि भाई इसका मास जो है वो m है, तो इसका भी मास जो है वो क्या है? वो m है। ठीक है भाई, ये क्या है अपने पास? ये अपने पास रॉड है और ये अपने पास रिंग है और हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करा जाएगा भाई, बताएंगे? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए जरा, तो देखिए सर क्या करना पड़ेगा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको एक दोनों बॉडी से एक ऐसी एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। ये एक्सिस हो गई आपकी C1 और ये एक्सिस हो गई आपकी C2। ये 2 एक्सिस हो गई। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए भाई, अपने पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है अपने पास रॉड और एक है अपने पास रिंग। हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस P एक्सिस के अबाउट और फिर उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो हमको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई रॉड वाले पार्ट की। तो जब रॉड वाले पार्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रॉड वाले पार्ट का जब हम IP1 कैलकुलेट करेंगे, रॉड को हमने 1 दिया, रिंग को हमने 2 दिया, मान लीजिए इसको हम कह दे रहे हैं ये 1 है और ये जो है ये 2 है, तो भाई ये कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C1 प्लस मास ऑफ द रैकेट मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपके पास r/2 है, ये आपके पास पूरा 3r है, तो ऑब्वियस सी बात है 3r माइनस r/2 दैट इज 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 5r/2। और अब आप क्या करोगे? 5r/2 का स्क्वायर कर दोगे। बहुत बढ़िया। IC1 की वैल्यू कितनी है? हम जानते हैं IC1 की वैल्यू होती है ml²/12 और इसकी लेंथ आपको दे रखी है 6r। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? m इंटू 6r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 25/4 इंटू m इंटू r स्क्वायर दैट इज 3 इंटू mr स्क्वायर प्लस 25/4 इंटू mr स्क्वायर। ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 12, 25 और 12 25, 10 35, 36 37, तो ये आपके पास हो जाएगा 37/4 mr स्क्वायर।
37/4 mr² दैट इज IP1। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, तो भैया हमको पता है C2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और C2 इसके सेंटर ऑफ मास से या सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो भैया रिंग का जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, IP2 निकालोगे बेटा जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा IC2 प्लस मास m और इनके बीच का गैप। किनके किनके बीच का? पैरेलल एक्सिस, ये जो आपकी पैरेलल एक्सिस है, ये वाली एक्सिस और इनके बीच का गैप। ठीक है, ये अपनी पैरेलल एक्सिस यहां से लेकर यहां तक का गैप। ठीक है भाई, तो देखो भैया ये आपके पास r है, ये आपके पास 3r है, और ये आपके पास 5r/2 है। तो कितना हो जाएगा? 3r प्लस r 4r, 4r प्लस 5r/2, तो 4 2 8, 8 और 5 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है सर। तो ये आपके पास हो जाएगा 13r/2 का होल स्क्वायर। खत्म, बात हो गया। अब क्या? अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं भाई। तो IP2 दैट इज IC2 ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपके पास mr²/2, क्योंकि रिंग का जो रेडियस दे रखा है, वो r दे रखा है, और डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग mr²/2 होता है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा था लास्ट वाली क्लास में। तो ये अपने पास mr²/2 हो गया प्लस 169/4 इंटू mr² हो गया। तो अब अगर हम देखें तो 169 प्लस 2 171 mr²/4 हो जाएगा सर IP2। तो जब हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 171 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4 इंटू mr²। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब ये अपने पास 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, 7 3 10 और 1 1 2 208 डिवाइडेड बाई 4 इंटू mr²। अब ये 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 दैट इज 52 mr²। अब समझिए, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ढंग से सॉल्व करें तो इस पूरे क्वेश्चन में बस एक जगह गलत होने का चांस है, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। वैसे भी कोई खास बड़ी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ्रैक्शंस वाली कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमसे कुछ मिस हो जाता है, और कुछ भी मिस हो जाता है तो हमारा आंसर गलत आ जाता है, और इसी वजह से इंटीजर टाइप थोड़े कठिन हो जाते हैं। जैसे ऑप्शन वाले में क्या होता है कि आपने कोई आंसर निकाला और आपका आंसर नहीं मैच हुआ, तो आप क्या करते हो? आप एक बार उसको रीचेक करते हो। लेकिन आपके पास जब आप इंटीजर टाइप कर रहे हो तो आपका जो आंसर आता है आप उसी से खुश हो जाते हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने निकाला है तो सही आया होगा, फिर आप उसको अटेम्प्ट करने आगे बढ़ जाते हो। तो इसी वजह से ध्यान देना, कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होकर, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ करना, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, चलो आओ देखो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और सवाल देखते हैं। मेंस 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉलिड स्फीयर ए इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है PQ के अबाउट, यही है हमारा PQ। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट PQ विल बी √x सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको। पहले तो आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, वो √x के फॉर्म में आएगा और वहां आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? PQ के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। कौन सी एक्सिस के अबाउट? PQ एक्सिस के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे? फिर हमको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करे और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता हो। तो ये अपने पास कैसा है? सॉलिड स्फीयर है, तो इस एक्सिस के अबाउट, इसका जो सेंटर वाला एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो इसके सेंट्रॉइड से पास करता है, ये होता है 2/5 mr²। क्या होता है बेटा जी? ये होता है 2/5 mr²। बहुत बढ़िया। और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, दैट इज 2/5 mr², जो इसके सेंटर से पास कर रही है या डायमीटर के अलोंग है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, चलो भाई 2/5 mr² हो गया, प्लस मास हो गया इसका m, और ये जो गैप हो गया ये 10 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस अपने पास कितना दे रखा है? रेडियस अपने पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास r है, तो ये अपने पास 2r है, रख दो, लास्ट में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा 4r²।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें भाई, अब क्या करें, 5 को 20, 20 दो 22, 22/5 mr² हो जाएगा IPQ। और ये जो IPQ होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा m इंटू के स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर ठीक ठाक क्वेश्चन कैलकुलेट करे थे। अब r की वैल्यू रख लो, r की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो भैया जब आप k लिखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k square will be equivalent to 22/5 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5, और यहां पर क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा और 22 बचे 110 हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 110 सेंटीमीटर। दैट्स इट। लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और खुश होकर घर जाइए आराम से। आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई 110। इस तरह के सवाल आपसे जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सर, अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन भी 28 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2022 में पूछा गया था। यह भी जेईई मेंस का एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास m एंड डायमीटर a are arranged in a small plane as shown in figure if the moment of inertia of the system about o dash इस एक्सिस के अबाउट कुछ x/4 ma² है, then the value of x is, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें एक बॉडी आपकी ये रही, एक बॉडी आपकी ये रही, दोनों को मैं एक नाम दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और इस नीचे वाली का होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा। ठीक है, तो जब हम I1 लिखेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू डायमेट्रिकल एक्सिस है तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, mr²/4, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्क है। क्या है भैया, डिस्क है। डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 हो जाता है। तो इसका mr²/4, इसका mr²/4, तो दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा आपके पास mr²/2। ये आपके पास हो जाएगा mr²/2। रेडियस a कह रहा है तो भाई समझ लेना वो a है। मैं r के टर्म में आदत पड़ी हुई, मैं r के टर्म में इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, अब मिटाऊंगा नहीं मैं इसको। चलो भाई, अब देखो क्या है कि अब इसके अबाउट अगर ये एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रही है, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता चल जाए तो हम इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ये हमको पता है, mr²/4 होता है। ये जो गैप है ये भी r है, तो जब हम I2 की बात करेंगे तो I2 में भी हम डायरेक्टली 2 इंटू mr²/4 प्लस mr² लिख सकते हैं। सर, mr²/4 प्लस mr² लिख सकते हैं। mr²/4 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, r डिस्टेंस इसके बीच का हो गया, इसका मास m है, तो ये आपके पास हो जाएगा mr²। ठीक है, तो भाई अब जब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, mr²/2 प्लस mr²/2 प्लस 2mr²। ठीक है भाई, तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, 2mr² और mr² भाई, mr²/2 mr²/2 2mr², दैट इज इक्विवेलेंट टू 3mr²। कितना आ गया, ये आ गया 3mr²। आपको x/4, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। खुशी खुशी आप कैलकुलेट करेंगे और घर जाएंगे और आराम से अपना 4 नंबर 2022 के एग्जाम में आप सॉलिड कर ले जाते। तो जैसे आप 2022 के एग्जाम में इस नए क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे, इसी तरह का क्वेश्चन 2024 2025 के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या चाहिए, अंदर से डेडिकेशन की, हमको पढ़ना है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि देखो भाई, सबसे कठिन काम जो है ना वो पढ़ाई करना है। लोगों को लगता है अरे पढ़ना ही तो है। अरे भैया, स्पोर्ट्स की बात अगर करी जाए तो स्पोर्ट्स में हमारा मन लगता है, पढ़ाई में 99.9% लोगों का मन नहीं लगता है, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से पढ़ाई कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो क्या करना है भाई, वो 99.9% लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर से एफर्ट डालना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा, जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट ना डेवलप होने लग जाए, समझ रहे हो, तब तक आपको मजबूर करके खुद को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और यही मजबूरी आपको सफलता दिलाएगी। जान लीजिए, पढ़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है पढ़ाई करना, समझ रहे हो, कि किताबों के पन्ने पलटते रहो, बोरिंग होता है, इंटरेक्शन नहीं होता है। एक स्पोर्ट्स वाले बंदे को अच्छा है यार, एक सिंगिंग वाले बंदे का अच्छा है, एक डांसिंग वाले बंदे का अच्छा है, कि वो उसके एंटरटेनमेंट का भी साधन है, और जो जिसमें उसको मजा आ रहा है। पढ़ाई में कम मजा आता है, लेकिन क्या है, ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। सब लोग एकदम स्पोर्ट्स में तो अच्छे नहीं हो सकते, बट क्या है कि अभी अपनी चीजों को स्टेबल करने के लिए, एक ठीक ठाक फाइनेंशियल स्थिति में पहुंचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे। तो शुरुआत मजबूरी में होगी, लेकिन बाद में आपको मजा आने लग जाएगा, ये वादा है मेरा। बस मन लगाकर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहिए, रगड़ते रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। फोर्सफुली अपनी इच्छाओं को, मैं बार बार कहता हूं, अपनी इच्छाओं को अपने मन के ऊपर चढ़ा लीजिए, खत्म बात, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सवाल, शोन इन फिगर अ हॉलो आइसक्रीम कोन if its mass is m, radius of its top is r and height is h, then moment of inertia about its axis is mr square by 2। मेन 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 2020, फॉर्मूला पता हो, आंसर निकालो, घर जाओ, ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। ये देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कह रहा है, बढ़िया सवाल है, एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ऐसी छोटी छोटी चीजें एडवांस करता है, क्रिएटिव चीजें करता है। सवाल को देखना, सवाल कह रहा है द डेंसिटी ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम रेडियाई आर वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस आर एज रो ए इक्वल्स टू रो ए आर इज के इंटू आर बाई आर एंड रो बी ऑफ आर इज के इंटू आर बाई आर की पावर 5। मतलब अब जो डेंसिटी है ना, वो वेरिएबल दे दिया, और फिर आपसे कह रहा है रिस्पेक्टिवली वेयर के इज कांस्टेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल स्फीयर्स अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर आर IA एंड IB रिस्पेक्टिवली, इफ IA बाय IB इक्वल्स टू n बाई 10 द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको IA और IB निकालना पड़ेगा ना, और उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है, तो मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करूंगा। कुछ नहीं करना होता, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं, कोई बहुत खास बात नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक अप्रोच। अगर आपका बेसिक अप्रोच अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल ले जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर हमको इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसकी डेंसिटी अपने को गिवन है रो। कितनी डेंसिटी गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है रो, और ये वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो जब आप स्मॉल एलिमेंट मानने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होता है भाई, सॉलिड स्फीयर का स्मॉल एलिमेंट होता है हॉलो स्फीयर, ठीक है। क्या होता है बच्चा, सॉलिड स्फीयर का स्मॉल एलिमेंट होता है हॉलो स्फीयर। तो हमने कहा एक काम करो, इसमें ना इसके सेंटर से आर पर जाकर dr थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर मान लो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। फिर उसके बाद 0 से लेकर कैपिटल आर तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखा होगा, यस सर, ये आर दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे di इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे 2/3 इंटू dm इंटू आर स्क्वायर। अब सारा गेम डेंसिटी लिखने का है, तो 2/3 डेंसिटी की जगह क्या हो जाएगा dm, इस डेंसिटी की जगह dm की जगह क्या हो जाएगा, मास की जगह। मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी हो गया रो, और वॉल्यूम क्या हो गया, इस पूरी स्ट्रिप का वॉल्यूम अगर देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया है 4πr², और इसकी थिकनेस है dr इंटू आर स्क्वायर। क्या बात है सर, ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया di। लेकिन अभी रुकना नहीं है, क्यों नहीं रुकना है, क्यों नहीं रुकना है बेटा, 2/3, क्योंकि मेरा रो जो है वो वेरिएबल है। तो di1 जब हम लिखेंगे, di1 जब हम लिखेंगे, पहली कंडीशन रखेंगे, पहले वाले स्फीयर की बात करेंगे, तो वहां रो a की वैल्यू जो है वो k इंटू आर बाई आर के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, रो की जगह लिख देंगे k इंटू आर बाई आर इंटू 4πr² इंटू आर स्क्वायर इंटू dr। अब जब इसको आप देखोगे तो 2/3, ये आपके पास k कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 4π इंटू के बाई आर, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके बराबर हो जाएगा आर की पावर 5 ऑफ dr के बराबर, ठीक है भाई। समझ आई बात। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखो di1
DI1 0 से लेकर I1 तक, और इसको कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको I1 मिलेगा जो स्फेयर 1 का होगा, जिसकी डेंसिटी कितनी है, K इंटू R बाई R के टर्म में वेरी कर रही है। तो I1 कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4 दूना 8, 8 पाई K बाई 3 इंटू R की पावर 5, R की पावर 5, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा R की पावर 6 बाई 6, लिमिट कहां से कहां तक, R की पावर 6 बाई 6, R की पावर 6 बाई 6, लिमिट 0 से लेकर R तक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो I1 आपको कितना मिल जाएगा, I1 आपको मिल जाएगा 8 पाई K बाई 18, 8 पाई K बाई 18 R इंटू R की पावर 6, मतलब अगर और सॉल्व करें तो 4 से नहीं, 2 से 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 बाई 9 पाई के R की पावर 5। ठीक है, ये अपने पास हो गया I1। सेम है जब हम I2 निकालेंगे बेटा, तो कुछ नहीं बदलेगा, देखना DI2 जब तुम लिखोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, 2/3 इंटू रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर DR इंटू R स्क्वायर, यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बस क्या बदलेगा, बस बदलेगा रो। ये रो की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब रो की वैल्यू हो गई भाई R की पावर 5/R। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2/3, रो की जगह क्या लिख लेंगे, K इंटू R बाई R की पावर 5 इंटू 4 पाई इंटू ये अपने पास कितना, R की पावर 4 इंटू DR। ठीक है, चलो भाई, तो जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8 पाई K बाई 3 इंटू R की पावर 5 इंटू ये अपने पास हो गया R की पावर 5, और यहां कितना है, R की पावर 4, तो ये R की पावर 9 इंटू DR हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, DI2 तो आपका क्या हो जाएगा, DI2 का इंटीग्रेशन आपके पास I2 हो जाएगा बेटा जी, देखिएगा, बस खाली इंटीग्रेशन का गेम था। तो 8 पाई K बाई 3 R की पावर 5 इंटू R की पावर 10 बाई 10 हो जाएगा। अब क्या, अब R की पावर 5 से ये कटेगा तो यहां 5 बचेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 पाई K बाई 3 इंटू R की पावर 5/10। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था बेटा जी IA अपॉन IB। बस IA अपॉन IB करने के लिए कुछ नहीं करना है, लो भैया, IA दैट इज I1, IB दैट इज I2। चलो भैया, I1 की वैल्यू कितनी निकाली है, I1 की वैल्यू निकाली है 4/9 पाई KR की पावर 5, 4/9 पाई KR की पावर 5। अच्छा, I2 कितना निकाला है, I2 निकाला है भाई 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये कितना, ये अपने पास है, ये अपने पास से 8 पाई KR की पावर 5। ठीक है, लो भाई, अब 4 2 जा ये अपने पास पाई के R की पावर 5, R की पावर 5। ठीक है, तो कितना आ गया, ये अपने पास हो गया 4 2 जा 8, ये हो गया 3 त्रिका 9, मतलब I1 अपॉन I2 की वैल्यू मिल गई अपने को 10/6। अरे ठीक है, I1 अपॉन I2 अपने को मिल गया 10/6। सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं यार, सब बढ़िया है। ठीक है, R की पावर 6/6 ये अपने पास, अगर हम इसको ऐसे रहने देते तो 8 पाई K बाई 3 कट जाता, 8 पाई K बाई 3, 8 पाई K बाई 3 से 8 पाई K बाई 3, 8 पाई K बाई 3 से कट जाता, लेकिन यहां हमने 9 कर दिया तो कोई बात नहीं। चलो भाई, तो अपने पास हो जाता है 10/6। अब नीचे करना है 10। ठीक है, नीचे 10 कैसे आएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी तो नहीं कटेगा यार, तब भी तो नहीं कटेगा। लग रहा है हम लोगों ने कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कुछ करी है क्या, नहीं भाई, अभी तक तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। मुझे क्या लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है भाई, क्योंकि ये I1/I2 10/6 आ रहा ना, मुझे लग रहा है कि यहां पर आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जरूर इसको, ये आपका IB/IA है, दैट इज N/10। हाँ ठीक है, ये आपके पास IB/IA है, दैट इज I2/I1, इट इज इक्वल टू आपके पास 6/10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहां से आपको N की वैल्यू 6 मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सही आंसर होगा। एडवांस 2015 का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए, अब जिस बच्चे को एलिमेंट मानना और डेरिवेशन करना
करना आता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही बच्चा ये सवाल लगा पाएगा। हर किसी के बस की बात नहीं होगी इस हिसाब से सोच पाना। तो क्या करना है, बस थोड़े से अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, चीजों को थोड़ा ढंग से समझना है, फील करना है। समझो, अगर मैं ये संजीवनी बैच एक समरी है पूरे क्लास 11th की, अगर मैं इसको समराइज करके ले आता तो मैं शायद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशंस नहीं कराता। जनरली जो नहीं कराया जाता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, बट क्या है कि मैं चाहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, इस वजह से मैंने सारी डेरिवेशंस लाइन बाय लाइन एकदम सीक्वेंस में क्रिस्टल क्लियर तरीके से कैसे एलिमेंट मानते हैं, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सब कुछ डिटेल में समझाया ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए एक और सवाल है, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 6 सितंबर 2022 का सवाल है। ये भी वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझिएगा। बस इसमें क्या कर दिया गया है, डेरिवेशन को इन्वॉल्व कर दिया गया है। क्या है भाई, कह रहा था लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल वेरीज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज लैम्डा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए, इफ एम इज द मास ऑफ द रॉड एंड देन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एम दे रखा है, मास ऑफ द रॉड दे रखा है, देन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रॉड का। तो मान लीजिए कि ये आपके पास बेटा जी क्या मानेंगे, मान लीजिए कि ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। ये वो एक्सिस रही जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये ए पॉइंट है आपका और ये आपका बी पॉइंट है। ए से लेकर बी तक आपको लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है लैम्डा, दैट इज नॉट कांस्टेंट, जो वेरी कर रहा है कैसे, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल से। आपसे कहा जा रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए ए के अबाउट। एक लीनियर मास डेंसिटी है जिसकी रॉड की, जो रॉड ए बी है जिसकी लेंथ है आपके पास, इसका लेंथ एल है, इसका मास एम है। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम मत लगाने चले जाइएगा, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता है वो भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए था। यहां ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम नहीं है। जैसे आप आगे जाएंगे आपका मास बदल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें फिर अपना गेम लगाना पड़ेगा पुराना वाला, क्या कि एक्स पे जाकर अपन एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे dx, जिसका मास कितना होगा, जिसका मास होगा dm। और अब ये जो छोटा सा मास है इट विल बिहेव लाइक पार्टिकल, और जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे di, तो ये बराबर हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर के, dm इंटू एक्स स्क्वायर के। अब क्या करना है, अब dm लिखना है, तो हम जानते हैं dm क्या होता है, दैट इज लैम्डा इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, और लैम्डा अपने पास कितना दे रखा है, दैट इज लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ dx। लो भाई, ये अपने पास हो गया di। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो di को पहले क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा नॉट, ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 बाई एल इंटू dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर i तक, 0 से लेकर l तक, तो आपको i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जरा देखिए तो i की वैल्यू आपको मिल जाएगी लैम्डा नॉट dx। ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा x की पावर 3 बाई 3, ठीक है। और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4 इंटू एल, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से लेकर l तक, खत्म बात। अगर आप ये कर पाए, आपने सवाल निकाल दिया सर। चलिए कैसे निकाल दिया सर, i इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, यहां l रखेंगे तो ये l क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और यहां l रखेंगे तो ये l क्यूब बाई 4 हो जाएगा। अरे l की पावर 4 से नीचे l कट जाएगा तो तुम्हारे पास l की पावर 3 बाई 4 हो जाएगा बेटा जी। और अगर ये हो जाएगा तो एलसीएम आपके पास 12 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 7l क्यूब बाई 12 लैम्डा नॉट हो जाएगा। या कोई ऑप्शन है क्या, नहीं भाई कोई ऑप्शन नहीं है। लैम्डा नॉट 7l क्यूब बाई 12 कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब m के टर्म में आंसर है, मतलब आपको लैम्डा को m के टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां दिमाग लगाना है, यहां आपको dm निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। लो भाई, dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, dm को इंटीग्रेट करेंगे m हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू dx। अरे ठीक है भैया, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके l तक, तो ये आपके पास लैम्डा नॉट हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाई 2l हो जाएगा। लिमिट 0 से लेकर l तक लगा देंगे तो m की वैल्यू लैम्डा नॉट
लेमडा नॉट ये आपके पास लेमडा नॉट एल प्लस एल बाई टू हो जाएगा, दैट इज 3l बाई टू हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट 3l बाई टू। यहां से अगर हम लेमडा नॉट की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 2m बाई 3l। अब इस लेमडा नॉट की वैल्यू को उठा के जब आप यहां रखिएगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा। देखिए भैया क्या है, लेमडा नॉट की वैल्यू अपने पास 2m बाई 3l और अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो आया है 7 लेमडा नॉट बाई 12 इंटू एल क्यूब। अब भैया 7 बाई 12 ये रहे और लेमडा नॉट की वैल्यू है आपके पास कितनी, लेमडा नॉट की वैल्यू है 2m बाई 3l, 2m बाई 3l इंटू एल क्यूब। तो ये एल से कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 बाई 18 ml स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सोच रहे हो, बस छोटी छोटी चीजों में घुमाया जा रहा है, 7 बाई 18 इंटू ml स्क्वायर। इसी तरह से आपको जेई मेंस और इस तरह से आपको जेई एडवांस घुमाएगा। जेई एडवांस का जो क्वेश्चन आएगा उसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, जेई मेंस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का कैलकुलेशन आएगा उसका थोड़ा सा छोटा कैलकुलेशन होगा। बट ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपनी डेरिवेशंस को बहुत मन लगा के बहुत प्यार से समझ के किया हुआ हो, तो अदरवाइज अटक जाएंगे सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज नेम्ड एज जिसका नाम है भैया, जिसका नाम है टॉर्क। क्या नाम है? टॉर्क। सब लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो भैया उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, और वो टॉर्क किसके बराबर होता है? वो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। इतनी छोटी बातें हम लोग कई बार सुने हैं। कुछ लोग तो 9th 10th में जो आईसीएससी के बच्चे होंगे वो 9th 10th में भी सुन लिए होंगे, बट अभी हम एकदम बेसिक से बात करेंगे कि टॉर्क क्या है। टॉर्क को बेसिकली बोला जाता है इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, मतलब फोर्स का ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमे, उसको अपन बोलते हैं क्या? उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। जैसे अपने पास ये एक बॉटल है, समझिएगा, ये एक बॉटल, इसको मैंने ऐसे हिंज कर रखा है। जब मैं यहां पर, ध्यान से देखो, यहां पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा ये नहीं घूमेगा। जब मैं यहां पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा ना, देखो ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ऐसे गोल घूम रही है। अरे बात समझ आ रही? ये फोर्स जब किसी एक पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर लग रहा होता है तो ये फोर्स एक इफेक्ट जनरेट करता है, जिस इफेक्ट का नाम है टॉर्क। और इस टॉर्क को जब डिफाइन किया जाता है तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक कहते हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है बेटा जी टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, और एक को कहा जाता है टॉर्क अबाउट, एक हो गया अपने पास टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और एक हो गया अपने पास टॉर्क अबाउट एक्सिस। अभी हम बात करेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट की, कि एक पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क देखना है तो वो टॉर्क क्या होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले हिस्से की, दैट इज टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। क्या बेटा जी? अभी हम बात कर रहे हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करी जा रही। ध्यान से देखो कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा वो पॉइंट है जहां से कुछ आर वेक्टर पर, आर पोजीशन वेक्टर पर एक फोर्स लग रहा है एफ, एक फोर्स लग रहा है अपने पास एफ भाई। ठीक है, ये अपने पास एक फोर्स लग रहा है एफ जो इस आर वेक्टर से कितने एंगल पर है? जो इस आर वेक्टर से थीटा एंगल पर है। ले भाई, इस आर वेक्टर से ये थीटा एंगल पर है। तो जब टॉर्क निकालना होगा इसका, तो ये टॉर्क क्या होगा? तो हम जानते हैं टॉर्क का एक फॉर्मूला है, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू, टॉर्क जो है ये बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। बहुत बढ़िया। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? क्या ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स से? नहीं। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस। कहां से? जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क देखना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, फोर्स इंटू, या दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब हम टॉर्क को ऐसे डिफाइन करेंगे, बहुत प्यार से समझना, जब हम टॉर्क को ऐसे डिफाइन करेंगे परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ध्यान से देखिएगा, इस एफ का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस आर वेक्टर के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस एफ का जो कंपोनेंट इधर जाएगा दैट इज एफ कॉस थीटा, और इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज एफ साइन थीटा।
तो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो इस पॉइंट के अबाउट टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, एफ कॉस थीटा की एफ साइन थीटा। तो गुरुजी हमको दिखाई दे रहा है एफ साइन थीटा। टॉर्क को डिनोट किया जाता है टाउ से। किससे डिनोट किया जाता है? टाउ से भाई साहब। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं TOU टाउ। दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सा है? परपेंडिकुलर फोर्स है एफ साइन थीटा। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज प्रेजेंटेड एज आर। तो अपने पास टाउ की वैल्यू हो जाती है कितनी? एफ आर इंटू साइन थीटा, एफ इंटू आर साइन थीटा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन अगर इसी को मैं एक अलग नजरिए से देखूं, मैं कहूं कि टॉर्क जो है मेरा वो बराबर है किसके? वो बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। टॉर्क मेरा किसके बराबर है? टॉर्क बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तब क्या होगा? तब देखो, तब क्या होगा कि ये आपका वो पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, ये आर वेक्टर है, और ये जो है ना ये आपका फोर्स है जो अभी भी इससे कितने एंगल पर लग रहा है? जो अभी भी इससे थीटा एंगल पर लग रहा है। तो इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक ट्रायंगल बनाइए। ये आपका एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा। और इस फोर्स से आर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सर, वो ये है। तो ये आर है, ये थीटा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? आर साइन थीटा। तो जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो फोर्स की जगह हो जाएगा एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट से इस एफ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर साइन थीटा है। तब आप यहां पे रखेंगे एफ इंटू आर साइन थीटा। ये भी टॉर्क के बराबर होगा, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। बट जनरली अभी तक हम फोर्स के कंपोनेंट करते आए हैं, तो हर जगह हम कोशिश करते हैं कि फोर्स का ही कंपोनेंट कर लें और उसी से अपना काम चला लें, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलो भाई, जैसे ही हमको ये दिखा कि टाउ जो है ये किसके बराबर है? ये एफ आर साइन थीटा के बराबर है, जिसमें मेरा फोर्स क्या है? जिसमें मेरा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेरा आर जो है ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या आप कह लो पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है मेरा? आर मेरा पोजीशन वेक्टर है। अरे भाई दोनों वेक्टर हैं, और साइन थीटा लगा हुआ है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और ये मेरा जो टॉर्क होगा ये कैसे क्वांटिटी होगा? तो ये बेटा जी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में सारा डायरेक्शन निकालते थे, वैसे ही यहां भी हम सारा डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो भैया क्वांटिटी वेक्टर है, तो सवाल पैदा हो गया कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब सारा गेम आकर पलट रहा है क्या निकालने पर? डायरेक्शन निकालने पर। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है। कौन सा तरीका है? दैट इज राइट हैंड पाम रूल। क्या तरीका है बेटा जी? दैट इज राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में पहली प्रायोरिटी पे टिप, दूसरी प्रायोरिटी पे पाम, और तीसरी प्रायोरिटी पे थंब, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अच्छा, कुछ गधा होते हैं, उनको क्या लगता है? उनको जो लगता है वो हम बता दे रहे हैं कि ऐसे एक रॉड है। ठीक है भाई, ये इस पॉइंट के आउट हिंज है, और हमने यहां पर एक फोर्स लगाया एफ, कितने एंगल पर? आर एंगल पर। हमें कहा बताओ टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क कैसे लिखेंगे? टाउ इक्वल्स टू लिखेंगे एफ इंटू आर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। और उसके बाद हम कहेंगे ठीक है भैया, बहुत अच्छा, बहुत सही लिखे हो, जरा डायरेक्शनवा बता दो, इसका डायरेक्शनवा क्या होगा? तो जब इसका डायरेक्शन लिखने आते हैं बेटा जी, तो क्या लिख देते हैं? कहते हैं इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर द सेंस ऑफ रोटेशन, दे आर नॉट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क का डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है? ये सेंस ऑफ रोटेशन है बच्चा। तो डायरेक्शन क्या होगा मास्टर साहब? तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन में याद रखिएगा कि टाउ जो है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर है। याद रखिएगा, आर क्रॉस एफ के बराबर है। पहली प्रायोरिटी पे आर आएगा, दूसरी प्रायोरिटी पे एफ आएगा, तीसरी प्रायोरिटी पे अंगूठा आएगा। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा आर इधर है, फोर्स मेरा ऊपर लग रहा है, और थंब मेरा बाहर आया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमा तो आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज घुमा तो इनवर्ड। हाँ, वही जो मैग्नेटिज्म में तुमको सिखाया गया था जब तुम 10वीं क्लास में पढ़े थे, तब वही राइट हैंड पाम रूल है।
समझ रहे हो? उसी को मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बोल दिया जाता है। इट इज ऑल अबाउट कि पहला पोजीशन स्पेसिफाई करो, दूसरा पोजीशन स्पेसिफाई करो, तीसरा तुमको क्या देगा? डायरेक्शन। किसका? रिजल्टेंट क्वांटिटी का, टॉर्क का। तो पहला पोजीशन हो गया मेरा आर, फोर्स लग रहा है ऊपर, डायरेक्शन आया आउटवर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज इज द सेंस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन, सही डायरेक्शन क्या होगा? तो सही डायरेक्शन होगा बेटा जी, सही डायरेक्शन होगा टॉर्क का, सही डायरेक्शन होगा टॉर्क का यहां पर आउटवर्ड। अगर यही फोर्स इनवर्ड लग रहा होता, अगर यही फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लग रहा होता, तो ये मेरा टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाता? तब मेरा टॉर्क का डायरेक्शन बच्चा इनवर्ड हो जाता। दैट्स इट। और कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, हद से ज्यादा सिंपल है, कुछ खास नहीं करना है इसमें। बस ध्यान से सोच समझ के थोड़ा सा डायरेक्शन की हिसाब से कैलकुलेशन करनी, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट डायरेक्शन होता है कि साला घूम रहा है इस वाले प्लेन में, डायरेक्शन आ रहा है आउटवर्ड प्लेन में, कहीं दो डायरेक्शंस का वेक्टर एडिशन आ जाता है, तो वहां तो हमारी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से ये चैप्टर थोड़ा टफ है। लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी है, आपको अपनी मैथमेटिक्स पे भरोसा है और आप जेईई मेंस एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका प्रोजेक्टाइल से लेकर, मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्टाइल से लेकर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन तक, सेंटर ऑफ मास तक जितना पढ़े हो वो सब इस चैप्टर के अंदर लेयर बाय लेयर जुड़ जाएगा। तो कभी रिवीजन करने का मन करे ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिवाइज करने का मन करे, तो सीधे इसके रोटेशनल मोशन वाले जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले सवाल हैं वो लगाओ, पीछे वाला अपने आप हो जाएगा। इसी वजह से ये बहुत शानदार और बहुत बढ़िया और बहुत तगड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलें लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं सर, आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, अब हम थोड़ी और डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है मेरा किधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है मेरा ऐसे इनवर्ड। तो मेरे से कहा गया भैया कि एक बात बताइए कि इस एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसके टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? इसके टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, पहला पोजीशन वेक्टर हो गया, दूसरा फोर्स हो गया, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर आया सर? ये दिस वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अरे क्या ये बात समझ आई? क्या ये गेम समझ आया? क्या टॉर्क का डायरेक्शन निकालना समझ आया? बस केवल बार बार हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आपके पास ना भैया ये आपका एक पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे एफ, बताइए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो क्या बताएंगे? तो हमको दिख रहा है भाई कि हमारी पहली प्रायोरिटी है आर, दूसरी प्रायोरिटी है एफ, तो हमारे पास डायरेक्शन किधर आया? हमारे पास डायरेक्शन जो आया वो इनवर्ड आया। और जब हम बार बार टॉर्क का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो हम हर बार एक बात नोटिस कर रहे हैं, वो क्या नोटिस कर रहे हैं? कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर बोथ। जो मेरा टॉर्क होगा वो आर और एफ दोनों से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। मतलब जिस प्लेन में आर और एफ होंगे, टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वो आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन की वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, चले भैया आगे बढ़े, कहानी को थोड़ा और आगे लेके चला जाए सर। बिल्कुल सर, लेके चलते हैं कहानी को थोड़ा और आगे, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी बेसिक सी है, कुछ सिंपल बात है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, और इस पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, या 5 मीटर ही कर लेते हैं, 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, चलो भाई इधर एक फोर्स लगा देते हैं 10 न्यूटन, जिसका यहां से एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। कितना दे रखा है? यह आपको दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है भाई, और यहां से इधर हम बात कर लें, इधर हम कह रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये लग रहा है, ये 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, कितने एंगल पर? 37 डिग्री के एंगल पर। और हमसे कहा गया कि बताइए टोटल टॉर्क कितना होगा। आपसे कहा गया कि बताइए नेट टॉर्क कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे नेट टॉर्क? कैसे निकालेंगे भैया नेट टॉर्क? देखेंगे कौन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है,
और हमारे पास फॉर्मूला है क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, चलो भाई, तो देखो अपने पास कितने फोर्स है टोटल, एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा, तीसरा फोर्स ये रहा, 3 फोर्सेस है टोटल। ठीक है, तो जब पहला फोर्स है, पहले वाले फोर्स से जब आप टॉर्क लिखोगे, टाउ1 लिखोगे, तो ये कितना होगा, फोर्स है आपके पास 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, 10 दूना 20 हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा टॉर्क का, डायरेक्शन किधर होगा टॉर्क का, तो ये डायरेक्शन होगा आपके पास आउटवर्ड। अच्छा, यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, चलो भैया टाउ2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स क्या है, फोर्स है 10 और ये कितना है, ये है अपने पास 5। अरे ठीक है, अरे ठीक है भैया 5 है। अच्छा, इनका पोजीशन नहीं स्पेसिफाई किए हैं क्या, इनका पोजीशन भी स्पेसिफाई कर देते हैं भाई साहब, इनका पोजीशन स्पेसिफाई कर देते हैं 53 डिग्री। ठीक है भाई, तो अगर ये 53 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 53 डिग्री होगा, मतलब पूरा एंगल कितना होगा, 37 प्लस 53, 7 3 10, 5 3 8 1 9 हो गया। ओ माय गॉड, मतलब दिस 10 न्यूटन इज परपेंडिकुलर टू 5, तो हम क्या लिख लेंगे, 10 इंटू 5, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 10 इंटू 5 दैट इज 50। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये 50 का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इस एक्सिस के अबाउट पोजीशन इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन इनवर्ड आया सर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन हो गया अपना इनवर्ड और आंसर हो गया न्यूटन मीटर में। अच्छा, जब टाउ3 लिखोगे तो टाउ3 क्या लिखोगे, टाउ3 क्या लिखोगे, क्या ये 20 न्यूटन इससे 90 डिग्री के एंगल पर है ना, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, तो एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर जाएगा वो कितना होगा, एक जो इधर जाएगा वो होगा 20 cos 37, क्या कोई टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, नहीं सर, एक इधर आएगा 20 sin 37, ये टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, 20 sin 37, sin 37 3/5 और भैया 5 चौक को 20, 4 तें 12 न्यूटन हो गया। तो टाउ3 आपके पास हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10, तो 12 इंटू 10 दैट इज 120। डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, देखो पोजीशन वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो डायरेक्शन इसका आ रहा है आउटवर्ड, ऐसे ध्यान से देखना, पोजीशन इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन किधर आया, डायरेक्शन आया बाहर की तरफ बेटा जी। तो जब बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा, जब बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा न्यूटन मीटर में, तो मैं कह रहा हूं आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव मानो और इनवर्ड वाले को नेगेटिव। तो जब आपको नेट टॉर्क लिखना होगा तो नेट टॉर्क क्या लिखोगे, नेट टॉर्क लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ये 20, ये 50 और ये 120, तो जो आउटवर्ड वाले हैं उनको पॉजिटिव कर दिया और जो इनवर्ड वाला है उसको नेगेटिव कर दिया। 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा और 120 में से 30 घटा देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 90 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा बेटा जी आउटवर्ड। मतलब इस पूरे सिस्टम का, इस पार्टिकल सिस्टम का अगर सेंस ऑफ रोटेशन देखा जाए तो ये सेंस ऑफ रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपके पास रोटेशनल मोशन के दमदार कॉन्सेप्ट, दमदार सवाल। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप आराम से किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है तो आप सिंपल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए और टॉर्क कैलकुलेट कर ले जाइए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं आपसे कह दूं, मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और भाई आपसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ आपसे कितना दूर है, 5 मीटर की दूर है, और इस पेड़ की जो हाइट है ये 10 मीटर की हाइट है। यहां से एक मान लो न्यूटन भाई साहब को याद कर लो कि एक सेब लगा हुआ है, ये फल जो है ये टूट के गिरता है, सेब जैसा लगना चाहिए ना भाई, हाँ ये अपने पास सेब है। चलो इसकी हाइट कर देते हैं अपन, इसकी हाइट कर देते हैं अपन 20 मीटर मान लो। 20 मीटर की हाइट पर एक सेब लटका हुआ है और ये जो फ्रूट है ये नीचे गिर रहा है, नीचे यहां से टूट कर अलग हो जाता है। इसका मास आपको दे रखा है m इक्वल्स टू दे रखा है आपके पास, मान लीजिए कितना 0.5 kg। ये फल का मास 0.5 kg दे रखा है। अगर ये टूट कर गिरेगा तो आपसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टॉर्क कितना होगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो हमको समय 1 सेकेंड पर टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो कैसे टॉर्क निकालेंगे सर इस पॉइंट के अबाउट जहां पर ये खड़ा है।
तो अगर आप ध्यान से देखिए, 50 मीटर ज्यादा हो जा रहा है, 5 मीटर कर लो यार, ठीक है। तो जब ये यहां से गिरना स्टार्ट करेगा तो किसकी वजह से गिर रहा है? किसकी वजह से गिर रहा है सर? एमजी की वजह से गिर रहा है। ओहो हो, किसकी वजह से गिर रहा है? एमजी की वजह से गिर रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है। क्या जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हो इसी लाइन के अलॉन्ग गिरेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह फोर्स से कितना है? 5 मीटर पर है। तो जब टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? mg 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आपके पास हो जाएगा 5। और ये गैप कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा। डायरेक्शन किधर होगा? इस टॉर्क का डायरेक्शन होगा इनवर्ड ग्रेड। क्या बात है। इस पॉइंट के अबाउट जो इसका टर्निंग इफेक्ट होगा वो 25 न्यूटन पर मीटर का, 25 न्यूटन मीटर का होगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को किसी तरह का कोई दुविधा, कोई कष्ट हुआ होगा। ठीक है, चले, आसान सवाल था सर, बहुत बढ़िया। अब मान लो हम कह दे तुमसे कि तुमने एक बॉल फायर करी 50 मीटर पर सेकेंड से, एक बॉल फायर करी 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, जिसका मास है भाई साहब 2 kg। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बताओ टॉर्क क्या होगा जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। सवाल पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो भाई ऐसे प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा होगा। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तब भी नीचे कितना लग रहा होगा? 20 न्यूटन लग रहा होगा। सारा गेम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है। तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये आर जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो भाई, ये अपने पास होता है 50 का जो कंपोनेंट इधर आता है 50 cos 37 इधर हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, इधर हो जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ये आधा होता है रेंज का, और रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux ui बाई जी। तो यहां हो जाएगा कितना? यहां हो जाएगा ux इंटू ui बाई जी। ux की वैल्यू है आपके पास 40, ui की वैल्यू है 30 और g की वैल्यू है 10। इससे ये कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 120 मीटर। और अगर ये 120 मीटर आया और इसका टॉर्क मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट के अबाउट, तो मैं टॉर्क इक्वल्स टू लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? फोर्स है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 120, तो 12 दूना 24, 2400 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप होगा। कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप होगा बेटा जी? तो ये डेवलप होगा 2400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और मैं नहीं लगता मुझे कि आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा हो रही होगी। बहुत आसान पार्ट है। किसी भी समय टी पर निकालना होता तो क्या निकाल देते? बिल्कुल निकाल देते। किसी भी टाइम टी पे निकालना होता तो मेरा आर जो होता वो यूएक्स इंटू टी के बराबर हो जाता। किसके बराबर हो जाता? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू यूएक्स इंटू टी। और भैया आर हमको यूएक्स इंटू टी मिल जाता, फोर्स हमारा 20 न्यूटन था ही, तो 20 इंटू यूएक्स इंटू टी हो जाता। खत्म बात। हम टाइम के फंक्शन में भी निकाल सकते हैं, हम एक्स वाई के भी फंक्शन में भी निकाल सकते हैं। अब तो सारा गेम प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया। इसी वजह से मैंने कहा था कि रोटेशनल मोशन बस यही इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। अगर आपको पीछे का कंटेंट नहीं अच्छे से तैयार रहेगा तो आप इस चैप्टर में बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और बहुत जल्दी छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये चैप्टर से 2 सवाल आएगा, 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। और अगर आप ये दोनों सवाल लगा ले जाओगे तो आप लीड कर जाओगे और लोगों से, क्योंकि 99% लोग रोटेशनल मोशन का ये सवाल छोड़ कर जाते हैं। समझ रहे हो? रोटेशनल मोशन चैप्टर ही नहीं करके जाते कि नहीं मैंने करना ही नहीं है। और जबकि अगर ईमानदारी से बच्चा पढ़ ले तो 8 नंबर आराम से, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग या क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। आपको आएगा तो कर पाओगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। आप उसमें गलत नहीं कर पाओगे, गलत करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फोकस के साथ मन लगा के पढ़िएगा, मजा आएगा सर। चलिए, बहुत अच्छा। ये तो सारा गेम था हमारा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अब हम बात करते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस, ठीक है। टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करी जाए, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या है? ध्यान से देखें, दोनों चीजें समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने कंटेंट को, अपने कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर जाएंगे। टॉर्क अबाउट एक्सिस की अगर हम बात करें तो देखो भाई, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये मेरा एक दरवाजे का हिंज है, ऐसे बना हुआ है डॉटेड, और यहां पे ना मेरा एक डोर है। ये जो है, ये देखना, यस, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, कलर ऐसे कर देते हैं। ये है मेरे पास दरवाजा, मेरे घर का।
ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा इसको अच्छे सेट कर देते हैं। हाँ देखो, ये है मेरे घर का दरवाजा। अब समझो, ये मेरा दरवाजा इसी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। टॉर्क क्या है? टॉर्क का अभी जो हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो क्या पढ़ के आए हैं? वो पढ़ के आए हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझो, अगर मैं इस जगह पर फोर्स लगाऊं, मान लो यहां पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं F, और ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पे है। ये मैं फोर्स लगाया F1, तो मेरा टॉर्क कितना आएगा? तब मेरा जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क आएगा अपने पास F1 इंटू आर। बहुत बढ़िया, क्लियर है। और मेरा दरवाजा कैसे घूम जाएगा? सर मेरा दरवाजा जो है ना वो कैसे घूम जाएगा? वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर सर मैं यहां पर एक आउटवर्ड फोर्स लगा दूं, समझो, अगर मैं यहां पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगा दूं, और मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा फोर्स है ये F2 है, तो भाई ये जो मेरा टाउ2 होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा F2 इंटू आर। और ये इसका डायरेक्शन किधर? इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो भाई ये जब दरवाजा मेरा खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा? ये दरवाजा अब मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दरवाजा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। पहला वाला जो था ये इसको कैसे खोल रहा था? पहला वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज खोल रहा था। दूसरा वाला इसको कैसे खोल रहा है? क्लॉकवाइज खोल रहा है। अच्छा सर, अगर मान लो मैं यहां पर कोई ऐसे एक फोर्स लगा दूं F3, क्या ये इस दरवाजे को खोल पाएगा? मतलब इस दरवाजे पे अगर मैं सामने से फोर्स लगा दूं तो ये फोर्स इस दरवाजे को घुमा पाएगा? देखो भाई, ये मेरे पास एक दरवाजा है, समझो, ये ऐसे हिंज है। कैसे? ऐसे हिंज है, ठीक है। अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो ऐसे घूम जा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा हूं ऐसे घूम जा रहा है। ऐसे लगा दूं तो सोचो, ऐसे लगा दूं तो क्या ये घूमेगा? नहीं। क्यों नहीं घूमा? क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। देखो ना, इस फोर्स का यहां से जिस एक्सिस के अबाउट ये गोल घूम रहा है उससे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो सबको समझ आता है कि टाउ3 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है भाई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि आर परपेंडिकुलर जो है वो 0 है। लेकिन अगर क्या ये पॉसिबल है कि फोर्स भी परपेंडिकुलर हो, मतलब आर परपेंडिकुलर पे फोर्स लग रहा हो, तो मतलब टॉर्क एसोसिएट ना हो बॉडी से, या बॉडी टर्निंग इफेक्ट ना शो करे? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो तुम यहां पर एक फोर्स लगा दो F3, यहां पर क्या एक फोर्स लगा दो F4, भाई कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? R डिस्टेंस पे लग रहा है। तो यहां से टॉर्क कितना आना चाहिए था? टॉर्क मेरा आना चाहिए था F4 इंटू आर, ठीक है, या R F4 आना चाहिए था भाई। देखो, जैसे F4R लिख लें, वो भी कुछ भी लिख लें यार, F4R आना चाहिए था। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अगर ये टॉर्क आया तो ये घूमना चाहिए, तो क्या ये घूमेगा? अगर एक दरवाजे के ऊपर से मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो क्या ये दरवाजा घूमेगा? अरे क्या ये दरवाजा घूमेगा? सोच के बताओ। नहीं घूमेगा ना। क्यों नहीं घूमेगा? फोर्स भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो टॉर्क होगा तो घूमना चाहिए, लेकिन नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो टॉर्क आप पढ़ के आए हैं F इंटू आर, वो हम पढ़ के आए हैं पॉइंट के अबाउट। जब हम यही एक्सिस के अबाउट चले जाते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है, क्या कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क must be along the axis of rotation। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग टॉर्क का डायरेक्शन आएगा, तभी किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखो ना, इसका डायरेक्शन कैसे आ रहा है? आर इधर है, फोर्स इधर है, ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ रहा है ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं आ रहा है भाई। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं आ रहा है तो ये कोई टर्निंग इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा। देखो, F1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ रहा था, F2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ रहा था, F3 का तो 0 ही था, लेकिन F4 का टॉर्क होता, बट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं था। इस वजह से F4 जो है ये कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं जनरेट करेगा, कोई टर्निंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, कोई टर्निंग इफेक्ट शो नहीं करेगा। अरे क्लियर है?
अरे क्लियर है भाई साहब, क्या ये बात समझ आई? दिस इज नोन एज टॉर्क अबाउट एक्सिस, मतलब एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो अब एक और लिमिटेशन ऐड ऑन हो गई, क्या हो गई कि जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, या तो ऊपर हो जाए या तो नीचे हो जाए, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होना चाहिए, तभी टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई भी टर्निंग इफेक्ट हमको दिखने वाला नहीं है। ये है हमारी कहानी टॉर्क अबाउट एक्सिस की, ठीक है। चलो अब कुछ और मुद्दे वाली इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। वो क्या है भैया? वो क्या है कि मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं, अब यहां से एक सवाल पैदा होता है कि अगर मेरा नेट टॉर्क जीरो है, अगर मेरा नेट टॉर्क जीरो है, इफ द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, सवाल देखेगा, क्वेश्चन क्या पैदा हो रहा है? क्वेश्चन पैदा हो रहा है इफ टाउ नेट इक्वल्स टू जीरो देन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। जो नेट फोर्स होगा वो शून्य होगा। अगर मेरा नेट टॉर्क जीरो है तो मेरा नेट फोर्स शून्य होगा। ट्रू है या फॉल्स है? समझो, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉक्स है, इधर फोर्स लग रहा है F और इधर फोर्स लग रहा है 2F, तो क्या होगा? ये जो बॉक्स है वो इधर की तरफ F फोर्स से जाएगा, लेकिन ये किसी भी तरह से रोटेट होने वाला नहीं है। मतलब जो मेरी पहली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट क्या? दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अगर मेरा नेट फोर्स जीरो होगा तो मेरा जो नेट टॉर्क होगा वो भी जीरो होगा। भाई साहब, ट्रू और फॉल्स? अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है तो मेरा नेट टॉर्क जीरो होगा। अरे भाई समझो ना, अगर आप एक रॉड ले लो, अब आप एक रॉड ले लो, इधर फोर्स लगा दो F और यहां पर फोर्स लगा दो F, और इनके बीच का गैप कर लो आप 2A। इनके बीच का गैप कितना कर लो? 2A। इधर लगा दिया F, इधर लगा दिया F, बीच का गैप कर दिया 2A। और जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स भाई साहब जीरो है। क्या नेट टॉर्क भी जीरो है? क्या नेट टॉर्क भी जीरो है? नहीं बेटा जी, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। देखो, ये इस एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल घूमेगा, ये A हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? देखो, इसका जो पोजीशन है, इधर फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन और इसका सेंस ऑफ रोटेशन दोनों कैसे है? दोनों क्लॉकवाइज है, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और वो किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू A प्लस F इंटू A। और ये अपने पास आ गया कितना? ये अपने पास आ गया 2FA, दैट इज नेट टॉर्क। नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 2FA। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी भाई साहब फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब ध्यान से देखो, एक और बात बहुत प्यार से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मैं कहूं, यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा नेट फोर्स जीरो है, मेरा नेट फोर्स जीरो है, तो मेरा टॉर्क, नेट टॉर्क एट एवरी पॉइंट कितना होगा? एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ध्यान से देखना, नेट फोर्स अगर जीरो है तो मुझे किसी भी पॉइंट पे टॉर्क निकालना हो तो कितना होगा? चलो भाई, तो इसके अबाउट निकाला हम लोगों ने A पॉइंट के अबाउट, तो हमको कितना मिला? 2FA। अच्छा, अगर हम B पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, टॉर्क अबाउट B निकालते, तो ये कितना मिलता? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2A, तो ये भी कितना हो जाता? 2FA। अच्छा, यहां से रैंडम अगर मैं, ध्यान से देखो, यहां से रैंडम अगर मैं एक्स पे जाकर एक कोई पॉइंट P मान लूं और इसके अबाउट में टॉर्क देखूं टाउ अबाउट P, तो कितना होगा? ये जो होगा ये आपके पास हो जाएगा F इंटू एक्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा F इंटू एक्स माइनस A माइनस एक्स, F इंटू 2A माइनस एक्स। पूरा डिस्टेंस कितना था? 2A था। ये x हो गया भाई, P पॉइंट पे टॉर्क निकालना है तो ये अपने पास हो गया F इंटू एक्स, और ये हो गया F इंटू 2A माइनस एक्स। और जब हम इसको ऐड किए तो ये अपने पास कितना हो गया? जब इसको ऐड किए तो ये अब फिर से बराबर हो गया किसके? 2FA के। तो मैं कह रहा हूं कि अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट एंड दैट विल बी वेरी वेरी ट्रू। ये जो होगा ये हमेशा सही होगा। अरे ठीक है, क्या बात समझ आई? क्या मेरा नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट टॉर्क जीरो होगा? ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है किसी भी सिस्टम के ऊपर तो ये 100% फिक्स है, ये 100% फिक्स है कि नेट टॉर्क जो होगा उसके हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। अरे ठीक है, इसका क्या रोल है सर? तो इसका बहुत बड़ा रोल है अपने आने वाले हिस्से में, जिसका नाम है भाई साहब, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। बॉडीज का इक्विलिब्रियम।
इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी तक आप लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज जो पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वहां पर बॉडी किसी भी तरह का कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं शो कर रही थी, लीनियर मोशन की बात हो रही थी। लेकिन अगर कोई बॉडी लीनियर प्लस एंगुलर दोनों मोशन कर रही हो, तो वहां पर जब आपको इक्विलिब्रियम करना होता है तो आपका नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो मुझे पता है कि अगर मेरा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखना, मुझे पता है कि अगर मेरा नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा तो जो मेरा नेट टॉर्क होगा, दैट सुनना भाई, अगर मेरा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो जो मेरा नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा? वो थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है वो सेम रहेगा। और सेम रहेगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क को बैलेंस कर दें, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर हम नेट टॉर्क जीरो कर दें, तो क्या सारे पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए सर बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या है सर। तो भाई इस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का क्या मतलब है, इसको सीधे सवाल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है, ये एक सीलिंग है, इस सीलिंग से एक रस्सी इधर लटक रही है, एक रस्सी इधर लटक रही है, और क्या हुआ, अपने पास इन दोनों रस्सियों के बीच में एक रॉड बांध दी गई ऐसे। ठीक है, ये रॉड का जो मास है, इस रॉड का जो मास है वो m है भाई। ठीक है, और इस रॉड की लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। आपसे कहा गया कि बताइए भैया दोनों रस्सियों में कितना कितना टेंशन होगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने चलेंगे तो देखो होता क्या है कि जनरली हमको देखकर पता चल जाता है कि यहां m इसका टोटल मास है, मतलब इस रॉड का टोटल वेट mg इधर लग रहा होगा, और हम बिना कैलकुलेट किए हुए एक अंदाजे से तुक्का मारते हैं कि जो टेंशन इसमें होगा वही टेंशन इसमें होगा। ठीक है, दोनों में टेंशन सेम होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों में टेंशन सेम होगा। तो आप T प्लस टी इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं? 2T इक्वल्स टू mg लिख लेते हैं, और फिर T की वैल्यू आप mg/2 लिख लेते हैं। खुश हो जाते हैं कि सर मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता, और मैं बदल कर क्या करता सर, अगर मैं कहता कि ये आपका सीलिंग है, इस सीलिंग से एक रस्सी इधर लटक रही है, एक रस्सी इधर लटक रही है, और आपके पास जो रॉड इससे इन दोनों रस्सियों से बंधी हुई है, जो रॉड आपकी इन दोनों रस्सियों से बंधी हुई है वो कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो भाई देख लो, ये ऐसे बंधी हुई है। अब कहा गया कि इसका पूरा लेंथ l है, मास इसका m है, और ये जो हिस्सा इधर लटक रहा है ये l/4 है। क्या आप ये कह सकते हो कि दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगा? नहीं कह पाओगे, दोनों रस्सियों में टेंशन बिल्कुल अलग अलग होगा। आप सही सोच रहे हो, तो उसको निकालेंगे कैसे सर? इधर टेंशन लग रहा है T, इधर टेंशन लग रहा है T1, इधर लग रहा है टेंशन T2, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा mg कितनी लेंथ पर? यहां से l/2 लेंथ पर। तो एक बात तो हमको क्रिस्टल क्लियर है कि भाई T1 प्लस T2 mg के बराबर होना चाहिए। अब अपने को चाहिए T1 भी T2 भी। अरे भाई कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमको पता है कि मेरी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो मेरा नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट शून्य होगा, अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो याद रखिएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो होगा वो भी शून्य होगा। कंडीशन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, तो मान लो हम इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दे रहे हैं, तो देखो भाई कितना होगा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखोगे तो ये जो mg है, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg इसको क्लॉकवाइज और T2 इसको एंटी क्लॉकवाइज, और T1 तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो T1 तो रोटेट कराएगा ही नहीं, तो T1 का जो टॉर्क होगा बेटा जी वो शून्य हो जाएगा। mg का टॉर्क कितना होगा जरा देखो तो, mg इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? l/2 पे लगा दिया भाई, mg इंटू l/2, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये l/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा? ये 3l/4 होगा। अब इससे ये कट जाएगा, यहां से T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2mg/3। तो भैया T1 कितना मिल जाएगा? दैट इज mg माइनस 2mg/3 बाई 2mg/3। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? T1 आपके पास आ जाएगा भाई mg/3। T1 आ गया mg/3, T2 कितना आ गया? T2 आ गया भाई 2mg/3। ये हो गए आपके पास T1 और T2 की
वैल्यूज। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और अच्छे से और डिटेल में और बढ़िया से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही टॉर्क का दे रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास एक प्लैंक है। ठीक है, इस प्लैंक को यहां जगह पर और यहां दोनों एंड पर हिंज कर दिया गया है। इसका मास m है, इसकी लेंथ l है। यहां से l/4 डिस्टेंस पर, यहां से l/4 डिस्टेंस पर एक बॉक्स रख दिया गया है ऐसे, जिसका मास भी m है। अब अपने से सवाल पूछा गया कि बताइए दोनों एंड्स पर कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, इन दोनों हिंज पर क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। दोनों सपोर्ट पर, तो कैसे निकालेंगे सर? मैं कहूंगा कि इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा N1 और इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा N2, और इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा mg और इस ब्लॉक का वेट नीचे लग रहा होगा mg। तो भाई नेट फोर्स तो जीरो है ही, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैं क्या लिखूंगा? तब मैं लिखूंगा N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 2mg। लेकिन अपने पास दो अननोन है, ना तो अपने को N1 पता ना तो अपने को N2 पता, कैसे निकालेंगे सर? ना तो N1 पता है ना तो N2 पता है। अब अपने पास एक दूसरी इक्वेशन है जिसको बोला जाता है टॉर्क। क्या है कि भाई नेट फोर्स जीरो है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? सेम होगा। और सेम होने का मतलब इक्विलिब्रियम में जीरो होना चाहिए, तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा। तो सर कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करें? कोशिश हमेशा ये रखा करिए, उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए जिसके ऊपर मैक्सिमम अननोन हो। उससे क्या होगा कि वो सारे के सारे अननोन फोर्सेस का नेट टॉर्क वहां पर शून्य हो जाएगा, तो आपको कम अननोन मिलेगा और फिर आप आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो क्या है कि अब मेरे पास अगर अननोन की बात करी जाए तो एक अननोन इस पॉइंट पर N1 है, एक अननोन इस पॉइंट पर N2 है, मतलब एक एक अननोन है। मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लूं, चाहे A के अबाउट लिख लूं चाहे B के अबाउट लिख लूं। तो मान लो अगर मैं A के अबाउट लिख दूं तो N1 की वजह से इस पॉइंट पर नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क होगा जीरो। अच्छा, mg की वजह से कितना होगा? दैट इज mg इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा होगा? l/2 पे लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। और ये वाला जो mg है ये कितने पर लग रहा होगा? ये लग रहा होगा अपने l/4 पर। उधर से l/4 है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे बेटा, ये तुमको 3l/4 मिल जाएगी। तो ये अपने पास हो जाएगा mg इंटू 3l/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये N2 के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों कैसे घुमा रहे हैं इसको? ये दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। N2 कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन से, सेंस ऑफ रोटेशन से जो टॉर्क आएगा वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन के टॉर्क के, तभी नेट टॉर्क शून्य होगा। तो अब अगली सिचुएशन क्या हो जाएगी? दैट इज N2 इंटू L। बहुत बढ़िया। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो mg/2, यहां पर अपने पास कितना? यहां पर अपने पास है mg/2 प्लस कितना भाई? प्लस ये अपने पास हो जाएगा 3mg/4। ठीक है, देखो mg/2 प्लस 3mg/4 दैट इज इक्विवेलेंट टू N2। तो भाई यहां से अगर आप एलसीएम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पर अपने पास 2 और यहां पर 3, तो ये आपको मिल जाएगा 5mg/4 दैट इज N2। अच्छा, N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1 की वैल्यू हो जाएगी 2mg माइनस 5mg/4। तो 4 दूना 8, 8 में से 5 जाएगा 3, तो आपको मिल जाएगा 3mg/4। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट होगा कैलकुलेट करने में। नॉर्मल रिएक्शन निकालने में बिल्कुल भी आपको झिझकना नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे की कहानी। मान लीजिए कि हमने आपको एक सवाल दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया बेटा? हमने आपसे कह दिया कि अब आपके पास हिंज नहीं है, अब आपके पास ऐसा सपोर्ट नहीं, अब आपके पास हिंज टाइप सपोर्ट है, और ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, और इस स्क्वायर प्लेट को हमने यहां से बांध दिया। अगर इस स्क्वायर प्लेट को हमने यहां से बांध दिया तो अब आपसे पूछा गया कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए, इस हिंज पर क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा और यहां पर रस्सी में टेंशन क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी हिंज आए, जब भी कभी इस तरह का हिंज आए बेटा, तो यहां पर 2 नॉर्मल रिएक्शन मानना, एक इधर मानना N1 और एक इधर मानना N2। और रस्सी में इधर टेंशन कितना मानोगे? T, और इसका खुद का वेट, इसका मास M है, इसका खुद का वेट नीचे कितना लगेगा? mg। इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड A। ठीक है, तो हमसे देखा जाए अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो y एक्सिस में, x एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिंपल सी बात क्लियर है कि N1 की वैल्यू शून्य हो जाएगी, और N2 प्लस T जो होगा ये बराबर हो जाएगा mg के। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
अब लेकिन अपने पास दो अननोन है, ना तो हमको N2 पता है ना तो हमको T पता है। भैया कैसे कैलकुलेट करें महाराज, बताएंगे कुछ? तो बता रहे हैं ना क्या करना है, किसी भी हिंज के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, चाहे आप इसके अबाउट निकाल दें, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल दें। तो हमको सही लग रहा है कि हम इस पॉइंट के अबाउट निकाल दें, इसके अबाउट भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी इच्छा, आप जिस पॉइंट के अबाउट चाहो उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे, इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो देखो क्या होगा, mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो भैया ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा 45 है, तो ये तुम्हारा a cos 45 दैट इज a बाई रूट टू, mg इंटू a बाई रूट टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और भैया a बाई रूट टू को ऐड करेंगे तो ये पूरा डायगोनल हो जाएगा, दैट इज a रूट टू, और ये अपने पास t है। भाई mg का जो टॉर्क है वो कैसा रोटेशन दे रहा है, वो क्लॉकवाइज, t का कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज का टॉर्क आएगा उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के सेंस ऑफ रोटेशन से आना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन से जो टॉर्क आ रहा है वही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन से आएगा, तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए सर, तो आगे बढ़ा दें। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी a रूट टू, a से a कट जाएगा और t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg बाई टू। बहुत बढ़िया, और t की वैल्यू mg बाई टू आ गई तो n2 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n2 की वैल्यू भी mg बाई टू आ जाएगी। ये आपके पास t और mg का t और n2 का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत समझदार हैं आप लोग भैया। अगर इतने ही समझदार है तो हमारा एक तो सवाल लगाकर बता दीजिए। और सवाल क्या है सर, हम कह रहे हैं कि ये अपना सीलिंग है, यहां से एक रस्सी इधर लटक रही है और एक रस्सी इधर लटक रही है, ऐसे। ठीक है, या दोनों रस्सियों को हम बराबर कर लेते हैं अभी फिलहाल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों रस्सियों से एक ट्रायंगल को लटकाया गया है। कौन सा ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड बराबर हो, मतलब ये भी a है, ये भी a है। ठीक है, और ये जो एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी a है, ये भी a है भैया। और हमसे कहा गया कि इसका मास हमको दे रखा है m। बताइए दोनों रस्सियों में टेंशन कितना होगा। अब क्या दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगा या दोनों रस्सियों में टेंशन अलग होगा? तो हमको अभी इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम अपनी मर्जी से मान लेंगे कि इस रस्सी में टेंशन होगा T1 और इस रस्सी में टेंशन होगा T2। बस ये पता है, क्या पता है कि T1 प्लस T2 जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा mg के, जहां इसका टोटल वेट कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा mg के। बहुत ध्यान से ये देखिएगा सर, इसका जहां टोटल वेट कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा T1 प्लस T2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। लेकिन अभी अपने पास ना तो T1 पता ना तो T2 पता, मतलब कितने वेरिएबल्स है अपने पास, दो वेरिएबल्स है। और अगर अपने पास दो वेरिएबल्स है तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन हमको मिलेगी टॉर्क से। तो आप बताइए हम किसके अबाउट टॉर्क लिख लें, क्या इस पॉइंट के अबाउट लिख लें? हाँ भाई बिल्कुल लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई कष्ट नहीं है। अरे भाई इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो देखो T2 हमको कैसा सेंस दे रहा है, T2 हमको दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और mg कैसे दे रहा है, क्लॉकवाइज। और भाई अगर हम ये करेंगे तो भाई हमको क्या मिल जाएगा, देखो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ये लेंथ, हमको नहीं पता ये लेंथ, अभी हम मान ले रहे हैं x। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, हमको ये लेंथ नहीं पता है, T2 की जगह पता है T2 इंटू a जो होगा ये बराबर हो जाएगा mg इंटू x के। अगर किसी भी तरह से हमको x का वैल्यू पता चल जाता है, किसी भी तरह से अगर हमको x का वैल्यू पता चल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। अब x निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है, कोई चैलेंज नहीं है, आसान काम। अभी हम आपको एक लाइन में निकाल कर सिखा देंगे कैसे निकलेगा, लेकिन उसका पहले पूरा डीप नॉलेज समझ लीजिए क्या होता है। क्या होता है भैया, हम जानते हैं कि अगर हम यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो यहां से इससे ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस ये कितनी होती है, सोच के बताओ। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास होता है वो ये लेंथ L है, तो इस जगह से 2L/3 पे होता है, और इस जगह से आपका कितना होता है, इस जगह से आपका L/3 पे होता है। बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा सर। इससे जो होता है ये L/3 डिस्टेंस पर होता है, और अगर L/3 डिस्टेंस पर यहां से है, यहां से कितने पर है, यहां से है आपके पास 2L/3 डिस्टेंस पे। ध्यान से देखिएगा, पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये इसको दो बराबर पार्ट में इसको तोड़ेगा तो ये एंगल आपके पास 45 हो जाएगा, तो ये एंगल भी आपके पास 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये 2L/3 होगी। तो x की वैल्यू हमको ये पता चल गई कि x की वैल्यू हमारे पास 2L/3
cos 45 डिग्री होगी। 2l/3 cos 45 डिग्री होगी। अब सारा गेम ये l निकालने का है। इस l को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये a है, तो ये l जो होगा, ये l जो होगा मेरा, ये a cos 45 के बराबर होगा। ये मेरा a है, ये मेरा एंगल, ये हमको निकालना है, ये 45 डिग्री है, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, तो l इक्वल्स टू हो जाएगा a cos 45। तो x कितना मिल जाएगा? x मिल जाएगा 2l/3। l की जगह हम क्या लिख लेंगे? 2/3 इंटू a cos 45 इंटू cos 45। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो x इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा? x इक्वल्स टू हमको a/3 मिल जाएगा। x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? x इक्वल्स टू a/3 मिल जाएगा। अरे हम आपको बता रहे हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपको किसी भी थिकर साइड से अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप याद रखिएगा कि ये जो हाइट होगा इस ट्रायंगल का, थिकर साइड से जा रहे हैं ना, थिकर से थिनर की तरफ जा रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर ये a है तो ये आपके पास a/3 ही होगा। कहीं से भी अगर आप ऊपर से आ रहे हो इधर की तरफ तो ये कितना होगा? अगर ये b है तो ये b/3 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, एकदम सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपके पास हो गया x की वैल्यू a/3। अब उठा के x हमको पता चल गया, इस इक्वेशन को उठा के यहां रख दें तो t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t2 इक्वल्स टू हो जाएगा mg इंटू x की जगह a/3 रखेंगे, a से a कट जाएगा, t2 मिल जाएगा हमको mg/3। t2 हमको mg/3 मिल गया तो t1 कितना मिल जाएगा? t1 हमको मिल जाएगा 2mg/3। ये रहा आपके पास पूरा मोटा मोटा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या यहां तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है? क्या ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं? मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, और फिर हम मिलेंगे आपसे कल कंजर्वेशन के सवाल लेकर, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मन लगाकर पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा। पूरा रोटेशनल मोशन हम आपके दिमाग में सेट कर जाएंगे। तो भाई चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। खूब सारे इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तब भाई अगली क्लास में थोड़े और स्टैंडर्ड लैडर वाली प्रॉब्लम्स, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और फिर डिटेल में फिर बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।